आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर सेकेंड। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? मुगल बादशाहों में औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रहा। ये क्या होगा? जैसे ये केंद्रीय नेतृत्व था दिल्ली में, तो आसपास छोटी छोटी रियासतें जैसे हैदराबाद, अवध, ये प्रभुत्व में आने लगी। जब ये प्रभुत्व में आ गई तो दिल्ली का केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ता गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षैतिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेजी पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में आई, फिर वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर दिए। कैसे क्या है ये आगे देखते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर एक इस इलाके को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर यूरोप की में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उसे उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाती थी। अब इसमें क्या हुआ कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व की तरफ, मतलब ये इंडिया और इधर व्यापार करने की एकाधिकार मिल गया। मतलब दूसरी कंपनी अब यहाँ नहीं आएगी, तो इनका क्या कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं होगी। तो ये यहाँ से क्या करते थे, सामान खरीदते थे सस्ते में और यूरोप में ले जाकर बेचते थे। जैसे कपड़ा हो गया, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, ये यहाँ के व्यापार से खरीद के केप ऑफ गुड ऑफ के रास्ते जाके इंग्लैंड में बेचते थे और वहां पे मुनाफा कमाते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। वाणिज्यिक मतलब होता है एक ऐसा व्यवसायी उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को डे गामा ने 1498 में पहली बार भारत पर पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी आए। मतलब यहाँ से पुर्तगाली यात्री 1498 में वास्को डे गामा सबसे पहले भारत आया था। कौन से रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। ये जो दिख रहा है डेट, यहाँ से होते हुए इंडिया आया था और यहाँ पे केरल के पास कालीकट में आया था सबसे पहले। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजों को खरीदना चाहती थी और यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रही थी। तो ये यहाँ से क्या ले जाते? काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और सूती कपड़ा यहाँ से ले जाते थे भारत से और यूरोप में बेचते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिला
कोई सी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जा, तो इन कंपनियों के बीच में क्या हो, जैसे डच कंपनी होगी, अंग्रेजों की कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली, इनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी। तो ये क्या करते थे, आपस में युद्ध, मतलब युद्ध करते थे और अब एक दूसरे के जहाज पर हमला करते थे। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी इनका टकराव होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। इसमें गलत लिख रखा है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, अभी मैंने देखा था उसमें सूरत बताया, लेकिन कहीं मछलीपट्टनम भी लिखा हुआ, मछलीपट्टनम, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुई सूरत में। कंपनी अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। व्यापार यही से हम इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। 1996 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बना लिया था। ये बताया गया बंगाल में कोलकाता के बारे में। 2 साल बाद उसे मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालीकत्ता, मतलब कोलकाता, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। फरमान मतलब होता है एक शाही आदेश, मतलब ऑर्डर होता है, आदेश होता है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनियों को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो निजी कार्यकर्ता थे, या मतलब जो निजी काम करते थे, वे भी उससे व्यापार करते थे। इसलिए फिर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। मतलब क्या होता था कि व्यापार करने का शुल्क मुक्त अधिकार सिर्फ कंपनी को देते थे, लेकिन उसमें जो काम करने वाले अधिकारी थे वो अपने खुद निजी व्यापार भी करते थे उसके थ्रू। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और उन्होंने मतलब जैसे कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। इन्होंने उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अब क्या हुआ कि निजी व्यापारी भी उनके व्यापार करते थे, इसलिए क्या कि वहां के शासक इनसे परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनका राजस्व कम होता था, तो उन्होंने कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार वापस ले लिया और व्यापार करने के लिए नजराना मांगा और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जिस उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होता है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों पर उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। इस टकराव में दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। कठपुतली ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहते हैं। मतलब कठपुतली क्या होती है, ये से बनी होती है जिसे धागों के सहारे नचाते हैं, इसलिए मजाक के रूप में जो दूसरों के इशारे पर चलता है उसे कठपुतली कहते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला जब कंपनी का एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती कंपनी के आगे एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी कि उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए।
कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए और किलेबंदी रोक दी और बाकायदा राजस्व चुकाए। साथ ही नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाजों को घेर लिया गया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। सैनिकों को नौसैनिक बेड़े की भी मदद दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हाउस स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी, मतलब उसने धोखा दे दिया था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उससे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य था व्यापार का फैलाना। अब जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा उससे ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। वह कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद अब नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। किसने? मुगल सम्राट ने। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले लेनी पड़ती। मतलब क्या करता था कि वो यहाँ से जो भी सामान ले जाता था, जो ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीद कर ले जाता था। लेकिन बाद में क्या किया कि उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो उससे क्या उसकी दीवानी प्राप्त होगी, मतलब राजस्व का अधिकार प्राप्त हो। अब वो जो बंगाल से राजस्व मिलता था उसी का इस्तेमाल करके वस्तुएं खरीदते थे और उसको यूरोप में निर्यात करते थे। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारे पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर रखी थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद इंग्लैंड गया तो उसकी दौलत 7 लाख पाउंड के बराबर थी। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। जो लोग भारत से लौट के इंग्लैंड में आलीशान जीवन जीते थे उन्हें वहां के लोग नवाब कहा जाता था। आज ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद डाला जाएगा।